अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ न्यूमोकोनियोसिस। बेसिकली न्यूमो का मतलब होता है एयर एंड कॉनिस मतलब डस्ट। अब हमारी हवा में कोई ऐसे डस्ट पार्टिकल्स आइदर मिनरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि इनहेल्ड हो जाएंगे एंड दे विल कॉज नॉन न्यू प्लास्टिक रिएक्शन ऑफ द लंग्स। इसमें लंग्स में कोई कैंसरस प्रोलिफरेशन कोई कैंसरस कंडीशन डेवलप नहीं होती, मगर हाँ उसकी स्ट्रक्चर में ज़रूर चेंजेस आ जाती हैं दैट आर नॉन न्यू प्लास्टिक। अब क्या है कि बेसिकली जितने भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हेल्थ डिजीजेज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा चीफ पर आ जाता है न्यूमोकोनियोसिस दैट इज इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। अब न्यूमोकोनियोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें यह है कि सबसे पहले ये सिम्टम लेस होता है। इसमें सिम्टम्स अपेयर नहीं होते अनटिल और अनलेस कोई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ना हो टुवर्ड्स द डस्ट पार्टिकल, जिसकी वजह से इसकी डायग्नोसिस भी लेट होती है और ट्रीटमेंट भी लेट हो जाती है और ये किसी और लंग पैथोलॉजी से मिमिक करता है। दूसरा ये कि ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुद भी कवर अप करते हैं। अगर माइनर से सिम्टम्स हैं फ्लू लाइक और फीवर कफ है तो वो सिर्फ पैराडोल या एनाल्जेसिक्स लेके अपने सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं। लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या मतलब है यहाँ पर कि वर्कर्स को उन हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं की जाती। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स लीडिंग टू न्यूमोकोनियोसिस। सबसे पहले तो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल, देन साइज ऑफ द डस्ट पार्टिकल। न्यूमोकोनियोसिस कॉज करने के लिए कि लंग्स की स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए जो डस्ट पार्टिकल का साइज होना चाहिए दैट शुड बी 1 to 5 माइक्रोमीटर। देन कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट इन द एयर के कितना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, पीरियड ऑफ एक्सपोजर कितने टाइम तक एक्सपोज रहे हैं, देन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पर्सन एक्सपोज। अगर किसी बंदे को पहले से ही कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है तो वो जब एक्सपोज होगा तो वो जल्दी डिजीज कॉज होगी उसमें एज कम्पेयर टू द हेल्दी इंडिविजुअल। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स जो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होते हैं। सबसे पहले इनहेल डस्ट पार्टिकल्स भी ये वो होते हैं जो कि हवा से अंदर तो जाते हैं मगर वो ट्रैप्ड हो जाते हैं इन द नोज, थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। देयर साइज इज 6 to 25 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी डस्ट पार्टिकल्स। ये वो होते हैं जो कि हमारे पास पेनिट्रेट करते हैं पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जाके लंग्स में रिटेन हो जाते हैं। देयर साइज इज 1 to 5 माइक्रोमीटर एंड दीज आर द वंस दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द न्यूमोकोनियोसिस। नेक्स्ट वी हैव पार्टिकल्स दैट आर लेस देन 1 माइक्रोमीटर, दे आर एक्सहील्ड आउट। वो एंटर होते ही फिर एक्सहील्ड आउट हो जाते हैं, कहीं वो ट्रैप नहीं होते। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूमोकोनियोसिस। तो उसमें आ जाता है मेजर फाइब्रोटिक, माइनर फाइब्रोटिक न्यूमोकोनियोसिस एंड बिनाइन नॉन फाइब्रोटिक न्यूमोकोनियोसिस। सबसे पहले बात करते हैं मेजर फाइब्रोटिक न्यूमोकोनियोसिस की। तो इसमें क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल्स इनहेल्ड होंगे जिनकी वजह से लंग्स में डिफरेंट रिएक्शंस होंगे और मेजर फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स हो जाएगी और इसकी वजह से लंग का आर्किटेक्चर भी डिस्टर्ब होगा और साथ ही साथ जो हमारे पास लंग फंक्शन टेस्ट रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी ऑल्टर मिलेंगे हमें। इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं केमिकल कॉम्पोजिशंस डस्ट पार्टिकल्स जो कि कॉज करवाते हैं। सिलिका दैट कॉजेज द सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस दैट causes the asbestosis and coal that causes the anthracosis. Minor fibrotic pneumoconiosis की बात की जाए तो these are the ones that basically cause minor fibrosis of the lungs. इतना ज़्यादा लंग का आर्किटेक्चर और लंग फंक्शन टेस्ट इनमें अफेक्ट नहीं होता। That is Meeker pneumoconiosis and Thailand that is China clay pneumoconiosis. अब नेक्स्ट अगर बात की जाए बिनाइन न्यूमोकोनियोसिस की तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई लंग का आर्किटेक्चर ऑल्टर नहीं होता, लंग्स में फाइब्रोसिस नहीं होती है, लंग्स में कोई इन्फ्लेमेशन कोई फाइब्रोसिस नहीं होगी, बल्कि इसमें क्या होता है कि जब उसकी चेस्ट एक्सरे फिल्म करवाई जाती है तो इसमें हमें मिलता है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल राउंडेड डेंस ओपेसिटीज ऑन द चेस्ट फिल्म। ये किस तरीके से बनती है कि वो जो डस्ट उसने इनहेल किया था उसकी डिपोजिशन की वजह से ये ओपेसिटीज बन जाती हैं। अब कौन से ऐसे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि बिनाइन न्यूमोकोनियोसिस करवाते हैं। नंबर 1 इज आयरन डस्ट सिड्रोसिस, टिन डस्ट स्टेनोसिस एंड कैल्शियम डस्ट चलकोसिस। फिर आ जाते हैं बात करते हैं इनऑर्गेनिक डस्ट पार्टिकल्स की। तो उसमें सबसे पहले है सिलिका जो कि कॉज करवा रहा होता है सिलिकोसिस। अब हमारे पास सिलिका की 3 फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, फ्री सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कर्ड्स। अब ये सिलिका जो है ये कहाँ से कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जहाँ पे सिलिका डस्ट एक्सपोजर मिलता है हमें। तो उसमें हमारे पास माइनिंग, स्लेट पेंसिल इंडस्ट्री, सैंड ब्लास्टिंग, ब्रिक मेकिंग, क्वार्ट्ज ग्राइंडिंग एंड टनलिंग। अब सिलिकोसिस में ये जो 3 टाइप्स मैंने आपको बताई थी इसमें से सबसे ज़्यादा हार्मफुल इज क्वार्ट्ज। अब सिलिका डस्ट करता क्या है कि ये इरिटेशन कॉज करवाएगा एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा ऑफ द एयरवेज एंड द लंग टिश्यूज। क्लिनिकल फीचर कैसे प्रेजेंट करेगा एज अ क्रॉनिक कफ, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होगी, फटीग, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड चेस्ट पेन। अब इसकी एक और मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है दैट सिलिकोट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, दैट इज अ पल्मोनरी टीबी जो कि 25% ऑफ द सिलिकोसिस पेशेंट में हमें मिलती है। अच्छा, अब जो इसकी चेस्ट एक्सरे पे हमें जो अपीयरेंस मिलती है दैट इज लाइक स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। अब बात की जाए सिलिकोसिस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है तो सबसे पहले तो यही है कि अगर कोई डायग्नोस्ड हो चुका है तो उसको तो सबसे पहले जो भी उसका एक्सपोजर साइट है वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट कि फर्दर डैमेज प्रोड्यूस ना हो। उसके अलावा डस्ट कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने चाहिए उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे सिलिका का एक्सपोजर हो। क्या मेथड्स हो सकते हैं, बाय आइसोलेशन, बाय हाइड्रोब्लास्टिंग, बाय कंप्लीट इनक्लोजर एंड सब्सटीट्यूशन की कोई और आइसोलेटिंग मटेरियल यूज़ कर लिया जाए, बिल्कुल इनक्लोज कर दिया जाए जहाँ से भी वो डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उस एरिया को। और इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनकी रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन होती रहे और अगर कोई स्मोकर है या कोई अल्कोहल यूज़र है तो वो क्विट कर दें स्मोकिंग या अल्कोहल यूज़ को। नेक्स्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक डस्ट में आ जाता है एस्बेस्टोसिस।
तो asbestosis is diffuse interstitial pulmonary fibrosis that occurs secondary to the inflammation of the inhalation of the asbestos fibers. asbestos fibers को इनहेल करने की वजह से क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है इसमें, पैरेंकाइमा नहीं बल्कि इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रही है इसमें. अब वो कौन सी एक्यूपेशन है जिनमें एस्बेस्टोस से एक्सपोजर मिलता है? दैट इज सीमेंट फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड माइलिंग. क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है, इसका लेटेंट पीरियड होता है 2 to 30 ईयर्स, कम से कम 2 to 30 ईयर्स का एक्सपोजर होना चाहिए इसमें. डिस्निया, चेस्ट पेन, साइनोसिस, कफ, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, कार्डियक डिस्ट्रेस मिलता है हमें इसमें. हिस्टोलॉजिकली बात की जाए तो हमें क्या मिलेगा? एस्बेस्टोस बॉडीज मिल रही होंगी. पूछा जाता है ये कि एस्बेस्टोस बॉडीज किससे बनी हुई होती हैं. इसमें क्या होता है? सिंगल एस्बेस्टोस फाइबर सराउंडेड बाय सेगमेंटेड प्रोटीन आयरन कोट, जो कि हमारे पास इंट्रा एल्वुलर मैक्रोफेजेस जो एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, एल्वुलाई के अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर ये मिलती हैं हमें एस्बेस्टोस बॉडीज, जो कि कवर होती हैं बाय प्रोटीन कोट. और इनकी जो एक्सरे होता है उस पर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिल रही होती है. अब एस्बेस्टोस सिर्फ इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस नहीं करवाता, बल्कि क्या करवा रहा होता है? रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, हत्ता कि डेथ कॉज करवा सकता है, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंकस कॉज करवा सकता है, मीजोथेलियोमा ऑफ द प्यूरा, पैरिटोनियम एंड कैंसर ऑफ द जीआईटी. अगर इसे इंजेस्ट कर लिया जाए तो पैरिटोनियम का कैंसर और जीआईटी का कैंसर भी हो सकता है. प्रिवेंशन की बात की जाए तो सबसे पहले तो सेफर टाइप ऑफ एस्बेस्टोस को यूज़ किया जाए जिसमें एमोजाइट, क्रायोलाइट आ जाते हैं. इसके अलावा सब्सटीट्यूशन ऑफ अदर इंसुलेटर यूज़ कर लिया जाए जैसे ग्लास फाइबर्स, वुड, कैल्शियम सिलिकेट, प्लास्टिक फोम्स. रिगरस डस्ट कंट्रोल किया जाए जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, हाइड्रोब्लास्टिंग, आइसोलेशन. और इसके अलावा पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ द वर्कर्स. नेक्स्ट बात करते हैं एंथ्राकोसिस की. दैट इज अ कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस एंड अ ब्लैक लंग डिजीज. तो दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ द कोल डस्ट इन द लंग्स एंड टिश्यू रिएक्शन टू इट. अब इसमें हमारे पास क्या हुआ? कोल डस्ट की वजह से टिश्यू रिएक्शन हो रहा है, और ये कोल डस्ट हमें मिलती है इन द माइनिंग इंडस्ट्रीज, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज. इसको मैंने डिवाइड किया इनटू द टू, द सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस एंड अ कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस. सिंपल कोल वर्कर की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या मिलता है? रेडियोलॉजिकल ओपेसिटीज जो होती हैं ऑन द चेस्ट एक्सरे वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि कॉम्प्लिकेटेड में मोर देन 1 सेंटीमीटर मिलेंगे. ये एक बेनाइन डिजीज है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, जबकि कॉम्प्लिकेटेड में ऑफकोर्स कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं हमें. और इसमें हमें कफ, एक्सपेक्टोरेशन में ब्लैक इन कलर मिलेगा और डिस्निया मिलता है. जबकि इसकी बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या मिल रहा होता है? लार्ज मास ऑफ ब्लैक कलर फाइब्रस टिश्यू मिल रहा होगा ऑन द हिस्टोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली क्या मिल रहा है यहाँ पे? ब्लैक कलर का फाइब्रस टिश्यू, इसीलिए हम इसे ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं. अब इनकी वजह से जो हमारे पास लंग की फंक्शन टेस्ट है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि सिंपल में FVC रिड्यूस्ड हो गया, जिसकी वजह से जो रेशियो था FEV1 और FVC का वो भी रिड्यूस्ड हो गया. जबकि कॉम्प्लिकेटेड में भी FVC भी रिड्यूस्ड हो गया, इनमें FEV1 टू FVC रेशियो भी रिड्यूस्ड हो गया. और रेसिडुअल वॉल्यूम कि लंग्स में जो अमाउंट ऑफ एयर रिमेन रह जाती है आफ्टर एक्सपायरेशन वो भी हमारे पास बढ़ जाएगी. ज़्यादा एक्सपायर नहीं होगा बल्कि रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स में बढ़ना शुरू हो जाएगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंथ्रोकोसिस. अब बात करते हैं बिसिनोसिस की. तो बिसिनोसिस इज ऑर्गेनिक डस्ट इनहेलेशन. अब ये हमारे पास क्या? इनहेलेशन ऑफ द कॉटन फाइबर्स डस्ट, जो कि हमें मिलती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फाइबर इंडस्ट्री में. क्लिनिकल फीचर्स जिसमें क्या होती है? चेस्ट टाइटनेस, कफ एंड स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. एट रिस्क कौन कौन लोग हैं? बेसिकली जितने भी लोग हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फाइबर इंडस्ट्री में काम करते हैं, कॉटन से रिलेटेड काम करते हैं, उनमें इन चांसेस होते हैं इसके होने के. मगर अगर कोई स्मोकर भी है इन इंडस्ट्रीज़ में जो कि स्मोक भी कर रहा है तो उसको ज़्यादा चांस है कि उसको ये बिसिनोसिस, वन ऑफ द न्यूमोकोनियोसिस डेवलप हो जाए. एक्यूट और क्रॉनिक बिसिनोसिस में क्या फ़र्क है? तो एक्यूट में हमारे पास क्या है कि रिवर्स हो जाती है, या अगर हम एक्सपोजर ख़त्म कर दें, अगर वो कोई फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे कॉटन से उसका एक्सपोजर है, तो हम वहाँ से उसे कहेंगे कि वो जॉब छोड़ दे. उसकी वजह से क्या होगा कि उसका एक्सपोजर रिड्यूस्ड हो जाएगा और उसकी जो डिजीज़ है वो क्योर्ड हो जाएगी. इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, मगर वो सिर्फ सिवियर केसेस में देते हैं, वरना तो ब्रोंकोडायलेटर से भी ट्रीट हो जाती है ये. जबकि क्रॉनिक बिसिनोसिस की बात करें कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस एक्सपोजर रहने की वजह से क्या हुआ कि लंग्स का परमानेंट डैमेज हो गया. दैट विल कॉज इरिवर्सिबल डैमेज. अब उसके लिए सिर्फ नेबुलाइजर को यूज़ किया जा सकता है, होम ऑक्सीजन थेरेपी प्रेजेंट है, और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज कही जाएगी पेशेंट को कि वो करे अपने लिए. नेक्स्ट बात करते हैं बेगोसोसिस की. तो ये हमारे पास एक डिजीज़ होती है दैट इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ द बिगेज, दैट इज अ डिके शुगर केन फाइबर्स और शुगर केन डस्ट. अब ये जो हमारे पास बिगेज होते हैं जो कि डिके शुगर केन फाइबर्स होते हैं, इनमें एक एक्टिनोमायोसाइट ग्रो कर जाता है, दैट इज थर्मोफिलिक एक्टिनोमायोसाइट, जिसका नाम क्या है? थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेक्रे, जो कि वन ऑफ द कॉज हो सकता है फॉर दिस डिजीज़. क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो ब्रेथलेसनेस, कफ, हेमोप्टाइसिस, फीवर. इसके अलावा अगर बिल्कुल ही अनट्रीटेड रहे पेशेंट और अपनी ट्रीटमेंट ना करवाए तो इसमें फाइब्रोसिस, एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकिटिस भी डेवलप हो सकती है. अब इसकी प्रिवेंशन हो सकती है बाय द डस्ट कंट्रोल, बिगेज कंट्रोल एंड द मेडिकल कंट्रोल. व्हाट इज अ डस्ट कंट्रोल? कि कोई इस तरीके के प्रिवेंशन मेजर लिए जाएँ जहाँ पर डस्ट की सप्रेशन की जाए, जैसे वेट प्रोसेसेस, इनक्लोज्ड एपरेटस यूज़ किए जाएँ, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएँ. बिगेज कंट्रोल कैसे हो सकता है? बाय कीपिंग द मॉइस्चर कंट्रोल मोर
more than 20% and spraying the begins with 2% propionic acid that is a fungicide. Fungicide क्यों? क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था जो थर्मोएक्टिनोमायोसाइड सैक्री होता है वो हमारे पास क्या है फंगाई है, तो वो हमारे पास थर्मोफिलिक होता है, टेम्परेचर लविंग होता है, इसीलिए हमने मॉइस्चर यूज़ किया मोर देन 20%, और वो क्योंकि फंगल था तो हमने फंजीसाइड दैट इज 2% प्रोपियोनिक एसिड को यूज़ किया। मेडिकल कंट्रोल की बात की जाए तो हमारे पास जो वर्कर्स हैं जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनका मेडिकल चेकअप हो पीरियडिकली। अब नेक्स्ट बात करते हैं फार्मर लंग्स की, तो ये हमारे पास होती है बाय द इनहेलेशन ऑफ द मोल्डी हे एंड ग्रीन डस्ट। होता क्या है कि ऐसी ग्रीन डस्ट एंड हे जिसमें मॉइस्चर 30% से ज़्यादा है तो वहाँ पे फंजाई और बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, और उनकी ग्रोथ की वजह से क्या होता है जो टेम्परेचर है वो राइज होता है टू द 40 and 50 डिग्री सेल्सियस, और यही टेम्परेचर ज़रूरत होती है फॉर द माइक्रोपोलिस्पोरा फैनी जो कि एक ग्राम पॉजिटिव रॉड है, एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास कॉज करता है फार्मर लंग्स को। अब फार्मर लंग्स के जो सिम्टम होते हैं वो जनरल वीकनेस में भी मिलते हैं और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जैसे कफ, चेस्ट पेन वगैरह भी मिल रहा होता है इसमें। फार्मर्स लंग डिजीज के रिपीटेड अटैक्स पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इरिवर्सिबल पल्मोनरी डैमेज और कोर पल्मोनेल भी कॉज कर सकते हैं। व्हाट इज कोर पल्मोनेल? दैट इज राइट हार्ट साइडेड फेलियर, जिसमें हमारे पास राइट वेंट्रिकल की इन्लार्जमेंट हो जाती है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर इन द लंग्स एंड यूजुअली कॉज्ड बाय क्रॉनिक लंग डिजीज। कोर पल्मोनेल होता है ड्यू टू क्रॉनिक लंग डिजीज, और होता क्या है इसमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब न्यूमोकोनियोसिस को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? मेडिकल मेजर्स, इंजीनियरिंग मेजर्स एंड अदर मेजर्स की बात करते हैं। मेडिकल मेजर्स को देखा जाए तो पीरियडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वर्कर्स होती रहे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि रिड्यूस हो सकती है डिजीज। पर्सनल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस। अब ये जो पर्सनल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन क्या है? वॉशिंग हैंड्स, फेस, और कोई हाथ धोए बगैर कोई खाना ना खाए, स्मोक ना करे, अल्कोहल का यूज़ ना करे, और जब एक्सपोज हो रहा हो टू द दीज काइंड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स तो वेयर करे प्रोटेक्टिव क्लोथ्स, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस यूज़ की जाए, और अगर जिन कपड़ों को वेयर करके उसने ये डस्ट पार्टिकल्स का काम किया है वो आफ्टर फिनिशिंग हिज और हर वर्क वो कपड़े रिमूव कर दे। ठीक है। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग मेजर्स दैट इज डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, ऐसा डिज़ाइन ऐसी कोई सिस्टम हो कि जिससे एक्सपोज्ड ही ना हो ह्यूमंस टू दीज डस्ट पार्टिकल्स। देन कंट्रोल ऑफ द क्रिएशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, कि कम से कम डस्ट पार्टिकल्स बने, ज़्यादा बने ही नहीं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाए। एयर मॉनिटरिंग की जाए टू मेजर द वर्कर्स एक्सपोजर टू क्रिस्टलाइन सिलिका, वर्कर्स के एक्सपोजर को मॉनिटर करने के लिए एयर मॉनिटरिंग की जाए। अदर मेजर्स की बात की जाए तो मिनिमाइज डस्ट एमिशन, एक्सपोजर टू द डस्ट पार्टिकल्स को मिनिमाइज किया जाए। कॉर्पोरेशन हो बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। उसके बाद ट्रेनिंग हो हेल्थ प्रोफेशनल्स की ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बारे में, उन्हें पता होना चाहिए कि वो जिस चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं उसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है और वो किस तरीके से उस डिजीज़ को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हेल्थ एजुकेशन हर वर्कर को प्रोवाइड होनी चाहिए। दिस ऑल आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द न्यूमोकोनियोसिस। तो यहाँ तक हमने न्यूमोकोनियोसिस डिजीज़ को इन डिटेल कवर कर लिया।